हेलो प्यारे बच्चों, वेरी गुड इवनिंग। 7 मिनट्स केमिस्ट्री की इस शानदार यूट्यूब चैनल में आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर आदित्य पांडे, आपका केमिस्ट्री मेंटोर। प्यारे बच्चों, हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आइसोमेरिज्म की सीरीज अभी कंप्लीट कर रहे हैं। अभी तक आपने स्ट्रक्चरल आइसोमर पूरा कंप्लीट कर लिया है और मैंने आपसे जैसा कि कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर कंप्लीट करेंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर बच्चों के लिए एक कहीं ना कहीं नाइटमेयर की तरह रहता है। बहुत सारे बच्चों को इसमें बहुत सारी चीज़ें में प्रॉब्लम आती है। कितना भी स्ट्रक्चर बना लो, एक दो स्ट्रक्चर कम रह ही जाती है। और इस वजह से मुझे लगा कि कुछ शॉर्टकट तरीके से समझा दिए जाएं, कुछ कॉन्सेप्चुअल तरीका समझा दिया जाए। और कुल मिला के इस वीडियो के बाद हमारा बच्चा जब कोई क्वेश्चन करे जिसमें कि कैलकुलेशन ऑफ आइसोमर्स पूछे गए हों, तो वो आसानी से उसका आंसर दे सके। इस वीडियो का यही हमारा एक ऑब्जेक्टिव है। ठीक है बच्चों, देखिए एक बात इस बात को समझ लीजिए कि आइसोमेरिज्म अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। स्ट्रक्चरल आइसोमर कंप्लीट हुआ है, इसके बाद कन्फर्मेशनल आइसोमर है, फिर ज्योमेट्रिकल है और फिर ऑप्टिकल है। और अगर मान लीजिए किसी स्ट्रक्चर में ये पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल फ्रॉम दिस गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसका मतलब उसमें स्ट्रक्चरल और आपके जितने भी स्टीरियो आइसोमर्स हैं वो सब इंक्लूड करके आंसर दिए जाएंगे। लेकिन आज का ये वीडियो कंप्लीट आइसोमर के बारे में नहीं है, केवल और केवल स्ट्रक्चरल आइसोमर के कैलकुलेशन के बारे में है। तो आइए देखते हैं, एक एक क्वेश्चन के जरिए इसको हम समझेंगे। लेकिन क्वेश्चन समझने से पहले मैं आपको छोटा सा एक तरीका समझाने की कोशिश करता हूं जिससे कि आपके कैलकुलेशन ऑफ आइसोमर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो सब लोग बच्चों एक अच्छा सा नोट्स ले लीजिए। नोट्स में लिखने के लिए है ना, पेन पेपर के साथ बैठिए। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना समय गंवाए। आइए मैं छोटा सा पहले आपको कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश करता हूं। कॉन्सेप्ट तो नहीं कहेंगे बेटा, इसे शॉर्ट ट्रिक ही है। देखो बेटा, मैंने यहाँ पर लिखा C1 इज इक्वल टू 1, C2 इज इक्वल टू 1, C3 इज इक्वल टू 2, C4 इज इक्वल टू 4, C5 इज इक्वल टू 8। अभी क्या है कैसे है इस पे दिमाग मत लगाओ, अभी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करने स्टार्ट करेंगे तब आपको इसका आइडिया लगेगा। ठीक है, पहले तो पेपर में कहीं पे साइड में इसको लिख लीजिए। देखिए C1 इज इक्वल टू 1, C2 इज इक्वल टू 1। उसके बाद एक एक कार्बन बढ़ाते जाइए और नंबर को डबल करते जाइए। मैंने लिखा C3 1 का डबल कर दिया, मैंने लिखा C4 2 का डबल कर दिया, मैंने लिखा C5 4 का डबल कर दिया। ठीक है, ये छोटा सा कोई तो कॉन्सेप्ट हो गया, मतलब ट्रिक हो गई। आइए देखिए हम इसको यूज करना आपको सिखाते हैं। सपोज दैट क्वेश्चन पूछा गया है कि नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स फ्रॉम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10O, इससे ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब मान लेते बेटा ये क्वेश्चन एग्जाम में आया और हमें इसे सॉल्व करना है। बहुत प्यार से एक ही क्वेश्चन में ये ट्रिक आपको समझ में आ जाए इस हिसाब से इसको देखिएगा, पढ़िएगा। देखो बेटा, सबसे पहला काम होता है जो भी आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है, आप ये पता करने की कोशिश कीजिए कि ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किस होमोलोगस सीरीज को बिलोंग करता है, ये केमिस्ट्री के किस क्लास का, किस फैमिली का मेंबर है। और जब मैं क्लास फैमिली होमोलोगस सीरीज बोल रहा हूं तो हमारे बच्चे इतना तो समझदार हैं, वो समझ सकते हैं कि मैं हाइड्रोकार्बन कह रहा हूं या हेलो एल्कीन हेलो एरीन कह रहा हूं या एल्कोहल फिनॉल ईथर कह रहा हूं या एल्डिहाइड कीटोन कह रहा हूं या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर कह रहा हूं। इतनी सी बात समझनी है बेटा। तो अगर आप इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CnH2n+2O पैटर्न को फॉलो कर रहा है। और इससे ये पता चलता है कि या तो एल्कोहल है और या तो ये ईथर है। तो मैंने लिखा कि यहां से दो चीजें पॉसिबल हैं, एक तो पॉसिबल है एल्कोहल और एक पॉसिबल है बेटा ईथर। ठीक है, अब एल्कोहल का जो रिप्रेजेंटेशन होता है, मतलब फंक्शनल ग्रुप होता है, वो होता है OH। सही है। अब मुझे बताओ टोटल अपने पास कार्बन कितने हैं? 4। 1 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन मैंने फंक्शनल ग्रुप में खर्च कर दिया। अब हमारे पास बचा 4 कार्बन एंड 9 हाइड्रोजन बच गए। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं CH3 CH2 CH2 CH2, ऐसे लिखा जाएगा ना। अब आपसे कोई पूछे कि बताओ टोटल, या आप ऐसे ना लिख करके ना एकदम सिंपल ऐसे लिख दो कि क्या बचा, C4H9 बच गया। सही बात है बेटा। अब देखो ऐसे देखो,
टोटल कितने कार्बन है बेटा इसके पास? 4 कार्बन। और 4 कार्बन से मैंने क्या सिखाया? 4 कार्बन से कितने आइसोमर बनते हैं? 4 बनते हैं। ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। तो यहां बेटा बन गए टोटल 4 आइसोमर बन के तैयार हो गए। स्ट्रक्चर बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन में नंबर पूछेगा, ना कि स्ट्रक्चर पूछेगा। स्ट्रक्चर पूछेगा वो तो और आसान हो जाएगा, प्रॉब्लम तो नंबर में है। तो शॉर्ट ट्रिक किसका सीखना है? नंबर निकालने का सीखना है। तो हम वही सीख रहे हैं। आपको क्या करना है? फंक्शन ग्रुप में अरेंज कर देना है। हाइड्रोजन से कोई मतलब है नहीं हमें, बस आप कार्बन देखिए, टोटल 4 कार्बन है। मैंने ऑलरेडी सिखा रखा है कि 4 कार्बन हो गए तो 4 ही आइसोमर बनेंगे, लेकिन 4 कार्बन से 4 आइसोमर बन गए। दैट्स इट, ठीक है। तो ये 4 आइसोमर किसके बने? OH लिखा हुआ है भैया, तो एल्कोहल के बने। तो लिख देना है टोटल एल्कोहल इतने बन गए, टोटल एल्कोहल इतने बन गए। क्लियर है बेटा यहां तक? अब अगर मान लो कोई पूछे कि नहीं बताओ प्राइमरी एल्कोहल कितनी बनी, एक और प्यारी सी ट्रिक समझिए। प्राइमरी एल्कोहल के नंबर निकालने हैं तो आप लिखेंगे टोटल एल्कोहल जितनी बनी डिवाइड बाई 2 कर दीजिए। एक और ट्रिक बता दी मैंने आपको। तो टोटल एल्कोहल 4 बनी तो 4 डिवाइड बाई 2 कितना करेंगे? तो 2 ही आ जाएगा, यानी कि टोटल हमारे पास 2 प्राइमरी एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। तो इन 4 में से 2 तो हो गया प्राइमरी, बाकी जो होगा वो सेकेंडरी टर्सरी में हो जाएगा, ठीक है, अगर बन सकता है तो। आइए आगे देखते हैं, हालांकि इसमें टर्सरी पॉसिबल नहीं होगा, पर फिलहाल के लिए आप आइए ईथर पे चलते हैं। बेटा सबसे पहले बताओ ईथर का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? ऐसे लिखते हो। जैसे ही आपने ये लिखा, आपने ये पाया कि भाई ईथर में एक ऑक्सीजन लिख करके 2 वैलेंसी फ्री रखी हैं। 2 फ्री वैलेंसी का मतलब हो गया कि ये एक पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप हुआ। और पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप जहां जहां भी आएगा वहां मेटामेरिज्म के बारे में सोचना जरूर है। ये बात आपको पहले से बता रखा है हमने, जब मेटामेरिज्म हम लोगों ने पढ़ा था तब ये डिस्कशन हो चुका है। अब देखो लेकिन ना हमारे पास टोटल कितने कार्बन है? फॉर्मूला में टोटल 4 कार्बन है, लेकिन मुझे उस टोटल 4 कार्बन को 2 वैलेंसी में मतलब 2 पार्ट में डिवाइड करना है। मुझे बताइए, आपके पास टोटल 4 पेन है, आपको 2 लोगों में डिवाइड करना है, तो आप कैसे डिवाइड करेंगे? या तो 1 and 3 करेंगे, या तो 2 and 2 करेंगे। इसके अलावा कोई तरीका हो तो बता दो। 4 को कैसे डिवाइड कर सकते हो? 1 and 3, 2 and 2। इसके अलावा तो कोई तरीका मुझे नजर नहीं आ रहा है। तो आप भी क्या लिखोगे? एक तरफ C1, एक तरफ 3, C3। देखो 1 and 3 कितने हो गए? 4 कार्बन हो गए। फिर दूसरा तरीका क्या था? दोनों को हमने 2-2 कार्बन दे दिया। अब बताओ बेटा 1 and 3 में कौन सी लार्जर वैल्यू है? तो आप बोलोगे 3 है, तो अब 3 को सर्कल कर लो। मुझे बताओ 3 से कितने आइसोमर बनते हैं? 2 आइसोमर बनते हैं, तो 3 से बन जाएंगे 2 आइसोमर। सही है बच्चा? अब इधर आ जाओ, 2 और 2 में कौन बड़ी वैल्यू है? दोनों सेम ही है, कोई भी एक सर्कल कर लो, कोई एक ही सर्कल करना, दोनों नहीं। तो C2 को सर्कल कर लिया। अब मुझे बताओ 2 से कितने आइसोमर बनते हैं? तो 2 से केवल 1 आइसोमर बनते हैं, तो यहां लिख दो 1 आइसोमर। ठीक है। आपको इसी ने पूछा बताओ टोटल कितने आइसोमर बने, तो आप बोलोगे देखो एल्कोहल के तो यार 4 बने, ईथर के 2 + 1 बने, तो टोटल कितने बन गए? 4 + 2 + 1। ये सब ऐड कर दो, कितना आ गया? 7। तो टोटल इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से 7 आइसोमर बने, और इतना आसान था ये समझना। एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन का आंसर आएगा। कभी भी किसी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। समझना आपको बहुत जरूरी था, समझा दिया। अगले क्वेश्चन में इसको इंप्लीमेंट करना है और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ठीक है, इतना समझाने के बाद भी कुछ बच्चों को मन में आएगा एक बार सर दोबारा से रिपीट कर दीजिए, तो मैं कर दे रहा हूं दोबारा रिपीट। मैं आपकी समस्या को समझता हूं, आपकी पीड़ा को समझता हूं, मैं दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूं। अब एक बार फिर से देख लीजिए क्या करना है बेटा। मुझे सबसे पहले आपको देखना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, फिर ये देखना है वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किस होमोलोगस सीरीज को बिलोंग करेगा। आपको हर एक फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड, हर एक होमोलोगस सीरीज से रिलेटेड जनरल फॉर्मूला पता है। उस जनरल फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप पहले गेस करिए, फाइंड आउट करिए कि वो किस क्लास को रिप्रेजेंट करता है। मैं आपको आसान तरीका बता देता हूं। देखिए यहां पर अगर हाइड्रोजन के नंबर कार्बन का जस्ट डबल है और साथ में ऑक्सीजन लगा है तो ये एल्डिहाइड एंड कीटोन है। अगर हाइड्रोजन का नंबर कार्बन के डबल से 2 ज्यादा है तो ये एल्कोहल या ईथर है। याद करने का तरीका ऐसे सोचना है कि एल्कोहल इनटेक के बाद इंसान अपनी औकात से 2 कदम ज्यादा ही बोलता है। तो अगर ये एल्कोहल का फॉर्मूला है तो हाइड्रोजन के नंबर कार्बन के डबल से 2 ज्यादा ही होंगे।
इस तरह से समझ लेना है। तो जैसे मैंने देखा हाइड्रोजन 10 है, कार्बन 8 है, कार्बन 4 है, मैंने सोचा 4 का डबल 8 होता है, 8 + 2 10 होता है, हाइड्रोजन तो डबल से 2 ज्यादा है, ये तो पक्का एल्कोहल ईथर है। तुरंत ही समझ में आ गया, मेरा काम आसान हो गया। फिर मैंने बोला यार देखो आइसोमर निकालना है तो हर एक फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात करना पड़ेगा। देयर इज ओनली टू पॉसिबिलिटी फ्रॉम दिस मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड दैट इज अल्कोहल एंड ईथर। So first of all, we have to represent that molecular formula in the form of functional group. तो सबसे पहले मैंने अल्कोहल के लिए फंक्शनल ग्रुप लिखा OH। जैसे OH लिखा फिर मैंने देखा टोटल मेरे पास 4 कार्बन थे तो मैंने 4 कार्बन एक साथ लिख दिया। और मैंने अभी ट्रिक से सीखा था कि 4 कार्बन होगा तो आइसोमर 4 बनते हैं, तो मैंने लिखा 4 कार्बन से 4 आइसोमर बनेंगे। फिर मैंने कहा अल्कोहल का काम खत्म हो गया। दूसरी बात आपने की थी ईथर की, चलिए ईथर को रिप्रेजेंट करते हैं। ईथर को मैंने रिप्रेजेंट किया, जैसे ईथर को रिप्रेजेंट किया मुझे याद आया तो पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है, फिर मुझे तुरंत ध्यान आया यार पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होगा तो मेटामेरिज्म की बात की जाएगी। मेटामेरिज्म का मतलब होता है पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के अराउंड नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप को एक्सचेंज करना या उनके नंबर को बदल बदल के लिखना। तो टोटल 4 कार्बन में से देखो 1 और 3 कर दिया, 2 और 2 कर दिया, क्योंकि 4 को 2 पार्ट में बांटने का और कोई तरीका नहीं है। एक तो ये तरीका है, दूसरा ये तरीका है, बस। अगर मान लो ऐसे कर दोगे तो देखो 3 और 1 हो गया, फिर भी तो 1 और 3 ही रहा, ठीक है। इस वजह से 2 ही तरीका है। फिर मुझे देखना अगर 2 चीजें मैंने लिख दी, 2 जगह पर, एक जगह 1 कार्बन एक जगह 3 कार्बन, तो देखना है बड़ी वैल्यू कौन सी है। 3 बड़ा है इसमें से, तो 3 से कितने आइसोमर बनते हैं, 2 बनते हैं, तो मैंने 2 लिख दिया। और दोनों ही 2 हैं तो 2 से कितना, 1 ही बनेगा, तो टोटल मैंने काउंट कर लिया। कोई पूछे एल्कोहलिक आइसोमर बताइए तो 4, कोई पूछे ईथरिक आइसोमर बताइए तो 2 + 1 3, कोई पूछे टोटल आइसोमर बताइए तो 4 + 2 + 1 = 7। क्लियर हो गई बात बेटा? ऐसे बताना होता है। चलिए अगले क्वेश्चन में इसको यूज करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल फ्रॉम दिस मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H12O। अगेन बेटा जल्दी से बताना है किस क्लास को बिलोंग करता है। हाइड्रोजन के नंबर बताओ क्या है, कार्बन से जस्ट डबल है या डबल से 2 ज्यादा है? तो हाइड्रोजन के नंबर 12 हैं, कार्बन के नंबर 5 हैं, 5 का डबल 10 होता है, 10 + 2 12 होता है, यानी कि 2 कदम ज्यादा। तो क्या सिखाया था, एल्कोहल और ईथर है। ये कंफर्म हो गया। अगर ये एल्कोहल ईथर है तो ऐसे लिख देना चाहिए आपको, एक आपको लिखना चाहिए एल्कोहल और एक लिखना चाहिए ईथर। फिर आपको कहना चाहिए बेटा कि एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होता है OH और ईथर का फंक्शनल ग्रुप होता है ऐसे। फिर आप जैसे ये लिख देंगे, आप बोलेंगे हमारे पास लेकिन टोटल कार्बन तो 5 है, तो आप यहां लिख देंगे 5। फिर आप बोलेंगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिए टेंशन मत लो क्योंकि हम शॉर्ट ट्रिक से नंबर ऑफ आइसोमर कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। हाइड्रोजन उसमें इररिलेवेंट है, कार्बन के नंबर इसलिए मैंने शॉर्ट ट्रिक में लिखाया है, हाइड्रोजन नहीं लिखाया है। फिर आपको अभी पीछे क्या लिखा है बेटा, देखो C5 से कितने आइसोमर बनते हैं, देखो 8 बनते हैं। तो बस आपको यही देखना है कि C5 है तो टोटल 8 एल्कोहलिक आइसोमर बनेंगे, एल्कोहलिक आइसोमर बनेंगे। और फिर मैंने सिखाया कि अगर कोई इसमें से पूछे कि बताओ बेटा प्राइमरी एल्कोहल कितना बनेगा, तो आपको बोल देना है टोटल एल्कोहल, टोटल एल्कोहल डिवाइड बाई 2, यानी कि 8 डिवाइड बाई 2 यानी कि 4 बनेगा। ठीक है बेटा, ये हो गया 4, टोटल 8 बनना है। ठीक है, चलिए तो टोटल 4 बनेगा प्राइमरी, 3 बनेगा आपका सेकेंडरी और 1 बनेगा टर्शियरी। चलिए आगे देखते हैं। अब आते हैं एल्कोहल का काम खत्म बेटा। इसी फॉर्मूला से चूंकि ईथर भी रिप्रेजेंट किया जाएगा तो हमने ईथर का फंक्शनल ग्रुप बना लिया। मेरे पास टोटल कार्बन है 5। मुझे बताओ बेटा, क्योंकि ऑक्सीजन के अगल बगल 2 वैलेंसी खाली है, यानी कि 5 कार्बन को 2 भागों में बांटना है। आसान भाषा में समझ में आ रहा है, 5 कार्बन को 2 भागों में बांटना है। बेटा अगर यहां पर नाइट्रोजन होता और 3 बॉन्ड खाली होते, 3 वैलेंसी फ्री होती, तो हम 5 कार्बन को 3 भागों में बांट रहे होते, 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे होते। तो यहां पर 5 कार्बन को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। सोचिए कैसे कर सकते हैं, एक तो 1 और 4 कर सकते हैं, बट गया 5 2 पार्ट में, या तो 2 और 3 कर सकते हैं, बस इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। अगर आप 3 और 2 करेंगे तब भी तो 2 और 3 3 और 2 एक ही बात है। 4 और 1 करेंगे तो 1 4 4 1 एक ही बात है। तो 2 ही केवल तरीके हमारे पास हैं। तो हमने इसलिए 2 बार यहां पर ईथर के बारे में लिख लिया, एक ऐसे लिख लिया। ठीक है, या बगल बगल लिख दो, ज्यादा बेहतर रहेगा, एक ऑक्सीजन ऐसे और एक ऐसे। अब मैं कह रहा हूं कि टोटल 5 कार्बन मुझे मॉलिक्यूलर फार्मूला में गिवन है और 2 पार्ट में बांटना है। तो कैसे कैसे कर सकते हैं, C1 एंड C4 कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या कर सकते हैं, C2 एंड C3 कर सकते हैं। अब मुझे बताओ बेटा C1 C4 में लार्ज वैल्यू कौन सी है, लार्जर वैल्यू कौन सी है, C4। तो ऐसे 4 को सर्कल करिए और बोलिए कि 4 से 4 ही आइसोमर बनते हैं। ऐसा सर अभी आपने पीछे सिखाया था 4 से 4 बनते हैं।
इसलिए मैंने वो सब चीजें बताई आपको। फिर आप बोलेंगे 2 और 3 में लार्जर वैल्यू 3 है, तो 3 को सर्कल करिए और बताइए 3 से कितने आइसोमर बनेंगे, 2 आइसोमर बनेंगे। यही सिखाया। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, टोटल आइसोमर बताइए, टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर बताइए। तो आप बोलेंगे देखिए एल्कोहल तो बना टोटल 8, ईथर बना 4 एंड ईथर बना 2, तो ये कितना हो गया 14। कितना हो गया 14। तो टोटल आइसोमर कितने बन गए 14। एल्कोहल कितना बना 8, ईथर कितना बना 6। समझ में आ गई बात? इस तरह से यूज करना है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल फॉर, ध्यान से, डाई ब्रोमो डेरिवेटिव। डाई मतलब 2, ब्रोमो मतलब ब्रोमीन, यानी कि इसके पास 2 ब्रोमीन हैं, ऑफ एन एल्कीन विद मॉलिक्यूलर फार्मूला 186। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला बेटा इसका 186 ग्राम पर मोल है, ठीक है, और एटॉमिक मास दिया गया है ब्रोमीन का 80। चूंकि इस फार्मूला में 2 ब्रोमीन है, तो 80 + 80 तो ब्रोमीन का ही मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, और 80 + 80 कितना हो जाता है 160। टोटल कितना है 186। तो मुझे बताइए 186 माइनस 160 कितना हो जाएगा, यह आ जाएगा 26। कहने का मतलब ब्रोमीन के अलावा इसमें चूंकि एल्कीन है तो कार्बन हाइड्रोजन की बनी होगी, तो आप सोचिए कि कितने कार्बन हाइड्रोजन रख लें कि उसका मॉलिक्यूलर वेट 26 आ जाए। ठीक है, और देखो अब कैसे कैसे पता करोगे, बिल्कुल बेसिक सी बात है, तुक्का लगाने की जरूरत नहीं है। एल्कीन है बेटा तो एक चीज तो कंफर्म है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन जरूर होगा, इसका मतलब 2 कार्बन हो गया। 2 कार्बन का वेट कितना हो गया 12 × 2, तो कितना हो गया 24। अब सोचो 2 कार्बन तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगाओगे तभी वो एल्कीन कहलाएगी, नहीं तो बन ही नहीं सकती एल्कीन। समझ में आ रही बात बेटा? तो 2 कार्बन से मॉलिक्यूलर वेट कितना मिल जाएगा 24, और टोटल कितना बच रहा है 26 ही बच रहा है। तो 2 और बचा, और 2 किसका हो सकता है, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, इसका मतलब इसके पास 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन 2 ब्रोमीन है। तो ये जो फॉर्मूला आ रहा है बेटा समझ में, वो ये आ रहा है कि C2H2Br2 को ये फॉर्मूला रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर कितने बनेंगे इसके। तो बेटा मैं कैसे बनाऊं इसको बताइए। ये मैंने एक कार्बन लिखा है, यहां पर, यहां लिख दिया CH3, नहीं यहां पर मैंने लिखा CH डबल बॉन्ड CH, सही है। एक ब्रोमीन मैंने यहां पर लगा दिया, एक ब्रोमीन यहां पर लगा दिया। अगला फॉर्मूला मैंने लिखा CH2 डबल बॉन्ड C। देखो दोनों हाइड्रोजन इधर ही आ गए, तो इसके पास होना चाहिए एक ब्रोमीन इसके पास, एक ब्रोमीन इसके पास। समझ में आ गई बात बेटा? ठीक है, डन। उसने पूछा है टोटल नंबर ऑफ केवल और केवल स्ट्रक्चरल आइसोमर। अगर स्ट्रक्चरल नहीं पूछता तो ये जो कंपाउंड है बेटा, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी शो करता है, तो एक सिस बनता एक ट्रांस बनता। लेकिन चूंकि हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म इसमें इंक्लूड कर ही नहीं रहे, क्वेश्चन में भी उसने स्टीरियो के बारे में पूछा ही नहीं, बात ही नहीं करी है, तो 1 and 1 केवल 2 ही इसमें से पॉसिबिलिटी है, तो आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। लेकिन अगर कल को यही सेम क्वेश्चन आ जाए इंक्लूडिंग टोटल आइसोमर या इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, तो हो जाएगा इस वाले से एक सिस बनेगा एक ट्रांस बनेगा, तो 2 तो वो खुद हो जाएंगे, तीसरा ये हो जाएगा, तो टोटल 3 हो जाएंगे। ठीक है, तो इंक्लूडिंग एंड एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, इसका आंसर चेंज हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि जब हम एक बार जब पूरा कंप्लीट आइसोमर कर लेंगे, फिर से हम कैलकुलेशन के कुछ अच्छे क्वेश्चन 4 5 10 क्वेश्चन दोबारा से करने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम स्टीरियो आइसोमरिज्म को इंक्लूड करके बात करेंगे। क्लियर है बात यहां तक बेटा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी अमाइंस आर पॉसिबल विद द मॉलिक्यूलर फार्मूला दिस। और अगेन वही अपना फंडा लगेगा जो मैंने आपको सिखाया। देखिए अमाइन की बात कर रहा है बेटा, अमाइन 3 टाइप के होते हैं, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन, एंड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्राइमरी अमाइन इज सिंगल बॉन्ड NH2, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेकेंडरी अमाइन इज सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड, एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ टर्शियरी अमाइन इज 3 सिंगल बॉन्ड एंड नाइट्रोजन। क्लियर? तो ये 3 हमारे पास बेटा अलग अलग अमाइन है। तो प्राइमरी अमाइन के बारे में बात की जाए पहले। प्राइमरी अमाइन ये है अपना, ये अपना सेकेंडरी अमाइन है, ये अपना टर्शियरी अमाइन है, टर्शियरी अमाइन है, और इसको थोड़ा सा नीचे बना लेते हैं, ऐसे कर देते हैं। ठीक है, डन। चलो पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहां कितनी वैलेंसी फ्री है, केवल 1। आपके पास टोटल कितने कार्बन है 4, तो
मैं टोटल 4 कार्बन, चूंकि एक ही वैलेंसी खाली है तो एक ही बॉन्ड से चारों कार्बन जोड़ने पड़ेंगे। कोई पूछे कैसे जोड़ने पड़ेंगे, तो यार नॉर्मल, नियो और सॉरी नॉर्मल, आइसो, नियो, इन्हीं के बारे में सोचना, और क्या सोचोगे। अब मुझे बताओ 4 से कितने आइसोमर बनते हैं। 4 कार्बन होगा तो 4 ही आइसोमर बनेंगे। तो 4 आइसोमर बन गए किसके, प्राइमरी अमाइन के। चलो अब यहां पर देखो, टोटल 4 कार्बन को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। तो क्या तरीका हो सकता है, एक तो हो सकता है कि C1 एंड C3 लिख दूं, और दूसरा तरीका हो सकता है बेटा, क्या हो जाएगा, C2 एंड C2 लिख दूं। अब बताओ C1 C3 में बड़ी वैल्यू कौन सी है, C3, और इससे कितने आइसोमर बनते हैं, 2 आइसोमर बनेंगे। और C2 में दोनों वैल्यू इक्वली हैं, किसी एक को पकड़ लो, और C2 से कितना बनता है, 1 आइसोमर बनेंगे। तो टोटल कितने आइसोमर बनेंगे, 2 + 1 = 3 सेकेंडरी अमाइन बनेंगे। आसान हुआ। टर्सी अमाइन चलते हैं। टोटल 4 कार्बन को 3 पार्ट में बांटना है। बताओ 4 को 3 पार्ट में, अपने पास टोटल 4 पेन है और 3 लोगों में डिवाइड करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैसे कर सकते हो, एक को 1 दे दो, एक को 1 दे दो, एक को 2, यही तरीका है। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक को C1, एक को C1, एक को C2। इसके अलावा कोई और तरीका सोच के देखो कि आपके पास 4 पेन है, 3 लोगों में डिवाइड करना है, कोई और तरीका सोच के देखो। नहीं है, आगे बढ़ते हैं। बताओ इन समय बड़ी वैल्यू कौन सी है, 2, और 2 से कितने आइसोमर बनते हैं, 1 आइसोमर। तो टोटल क्या हुआ, 1 टर्शियरी अमाइन का फॉर्मेशन हुआ यहां पर। अब मुझे बताओ टोटल कितने आइसोमर बने, 4 + 3 + 1, टोटल 8 अमाइन यहां पर बन गई, और इंडिविजुअल अमाइन भी मैंने आपको समझा दिया। तो आंसर विल बी 8। आसान हो रहा है थोड़ा थोड़ा। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी बेंजोइड आइसोमर आर पॉसिबल फ्रॉम दिस मॉलिक्यूलर फार्मूला C7H8O। अब बेटा थोड़ा सा चतुर बनना पड़ेगा। देखो समझने को हम लोग इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाल सकते हैं। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 4 आएगा। आप सॉल्व करिएगा क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूं, और उसके अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा कि हम कैसे बेंजीन रिंग बना सकते हैं या नहीं बन पाएगी। लेकिन मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूं, ये अपना वाला फंडा है, मतलब ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक ट्रिक है। ठीक है, एक तुक्का भी कह सकते हैं। जब किसी मॉलिक्यूलर फार्मूला में कार्बन और हाइड्रोजन में डिफरेंस बहुत कम हो, जैसे 7 कार्बन हाइड्रोजन 8 है, तो डिफरेंस कितने का आया, 1 का। अब जरा मुझे बताओ बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। मैं पूछूं कार्बन हाइड्रोजन में डिफरेंस कितना है, तो 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन, 0 डिफरेंस है। तो जब कार्बन हाइड्रोजन डिफरेंस बहुत कम हो तो मान लेना कि वहां पर एक बेंजीन रिंग प्रेजेंट है। क्लियर, ये एक तुकबंदी हो गई, मतलब एक तरह से मतलब एक जुगाड़ हो गया, जुगाड़ कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो जुगाड़ टेक्नोलॉजी के जरिए हमने पता लगा लिया कि इसमें एक बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, और हमने बेंजीन रिंग को प्रेजेंट करने की कोशिश की। चूंकि हम जानते हैं बेंजीन रिंग को हम ऐसे प्रेजेंट करते हैं, ये फॉर्मूला है C6H6 का। लेकिन चूंकि मुझे इसमें कुछ जोड़ना है तो एक हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा, अभी हो गया C6H5। बताओ टोटल कितने कार्बन है, 7। आपने कितने ऑलरेडी लिख दिए, 6। कितने बचे, एक कार्बन बच गया। टोटल कितने हाइड्रोजन है, 8। आपने कितना अभी तक ड्रॉ कर दिया, 5। बचे कितने, 3। तो यहां लिख दो 3। फिर टोटल एक ऑक्सीजन, अभी मैंने इसमें ऑक्सीजन कहीं ड्रॉ नहीं किया तो आगे लिख दो ऑक्सीजन। ठीक है बेटा, तो मैंने यहां पर जोड़ दिया OCH3। क्लियर, समझ आ गया बेटा। इसका नाम क्या है वैसे, इसका नाम है एनीसॉल। क्या नाम है, एनीसॉल, जो कि एक ईथर का रिप्रेजेंटेशन है। और ये ईथर एरा गैरा ईथर नहीं बेटा, आप देखना ईथर में जो लोन पेयर है वो सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड रेजोनेंस में है, यानी कि ये एक एरोमेटिक ईथर है। क्या है, एरोमेटिक ईथर है, इस बात का ध्यान रहे। अब बेटा जहां जहां राम वहां लखन, जहां जहां करण वहां अर्जुन, तो जहां जहां ईथर वहां एल्कोहल, क्योंकि दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर है। अगर आपने ईथर बना लिया तो सोचिए एल्कोहल तो आएगा ही आएगा, और अगर एल्कोहल बना लिया सोचिए ईथर को लाना ही लाना है। तो अब अगर मैंने ईथर बना लिया, अब मैं एल्कोहल के लिए एफर्ट करूंगा। तो मुझे लग रहा है कि एल्कोहल अगर मुझे बनाना है तो मैं, एक तरीका तो ये है एल्कोहल बनाने का कि मैं यहां पर CH2OH लिख दूं। अगेन देखो कार्बन 3 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, मैंने वही लिखा है, बस थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया क्योंकि एल्कोहल के लिए मुझे OH फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करना था अलग से, ये कर दिया मैंने। अब इसको मैंने 2 पार्ट में बांटा। कैसे 2 पार्ट में बांटा, देखो
एक जगह मैंने लिखा OH, एक जगह लिखा CH3। अब इनकी पोजीशन चेंज की मैंने, फिर से लिखा OH और यहां लगा दिया CH3, फिर से इनकी पोजीशन चेंज की तो यहां लिखा OH और यहां लगा दिया CH3। अब मुझे बताओ इस मॉलिक्यूलर फार्मूला से टोटल कितने आइसोमर बने? 1 2 3 4 एंड 5, टोटल आइसोमर 5। ठीक है, यहां पर जो एल्कोहल है इसका जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बाद देखो सिंगल बॉन्ड, यानी कि इसका ऑक्सीजन लोन पे, इसके ऑक्सीजन का लोन पेयर बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में नहीं है, यानी कि ये एक एरोमेटिक एल्कोहल नहीं है, ये एक एलिफैटिक एल्कोहल है। क्लियर? तो इसे मैं लिखूंगा एलिफैटिक एल्कोहल, एलिफैटिक एल्कोहल। और बेटा जी ये एल्कोहल है और ये फेनॉल है, क्योंकि बेंजीन में OH लगा है, और एल्कोहल एंड फेनॉल एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर होते हैं। एल्कोहल और फेनॉल अलग अलग चीजें होती हैं, इनकी केमिकल रिएक्शन अलग अलग होती हैं। जैसे कि एक एग्जांपल दे दूं, फेनॉल एसिडिक प्रॉपर्टी रखता है लेकिन एल्कोहल एसिडिक प्रॉपर्टी नहीं रखता है। फेनॉल का जब H+ निकालेंगे तो जो आपके यहाँ पर फिनॉक्साइड आयन बनेगा, वो फिनॉक्साइड आयन खुद को रेजोनेंस के जरिए स्टेबलाइज कर सकता है। ठीक है, ये अंतर है इनमें। तो ये तीनों फेनॉल डेरिवेटिव हैं। ये तीनों की बात की जाए तो ये तीनों क्या हैं? फेनॉल डेरिवेटिव्स हैं, डेरिवेटिव्स हैं। ठीक है बेटा, ये डिफरेंस है। अब आते हैं क्वेश्चन पे, क्योंकि मुझे जो बनाना था बना लिया। हाउ मेनी बेंजोइड आइसोमर आर पॉसिबल फ्रॉम दिस फॉर्मूला, या हाउ मेनी एरोमेटिक है बेंजीन रिंग स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल बाय दिस फॉर्मूला। अब देखो बेटा, ये इसके साथ कैसा आइसोमर है? आप कह दो यहाँ ईथर है, यहाँ एल्कोहल है, तो ये दोनों का फंक्शन ग्रुप चेंज है, तो ये और ये आपस में फंक्शनल आइसोमर है। मैं बोलूं ये और ये आपस में किस तरह के आइसोमर है, तो आप कहेंगे ये सर एल्कोहल है, ये सब फेनॉल है तीनों, तो एल्कोहल और फेनॉल आपस में फंक्शनल आइसोमर होते हैं। मैं बोलूं ये तीनों आपस में किस तरह से रिलेटेड हैं, तो आप बोलेंगे यहाँ पर CH3 की पोजीशन बदल रही है, यहाँ पर 1 2 है, यहाँ पर 1 3 है, यहाँ पर 1 4 है, इसका मतलब ये तीनों आपस में पोजिशनल आइसोमर हैं। एकदम अच्छे से क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं इसमें। ठीक है, तो अब कह रहा है कि बताओ कितने इसमें, हाउ मेनी एरोमेटिक है बेंजीन रिंग स्ट्रक्चरल आइसोमर। अब देखो सब में बेंजीन रिंग है, सब में तो बेंजीन रिंग है ना, लेकिन एरोमेटिक बन रहा है। तो देखो ये जो एल्कोहल है ये एरोमेटिक नहीं हुआ ना, मतलब ये रिंग एरोमेटिक है, लेकिन हमारा जो एल्कोहल है वो एलिफैटिक एल्कोहल कहलाता है, क्योंकि एल्कोहल के ऑक्सीजन का लोन पेयर बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में नहीं है। तो 1 2 3 4 आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। हमने किसको छोड़ दिया? इसको छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? रीजन बता दिया मैंने। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा। हाउ मेनी टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ टर्शियरी अमाइन आर पॉसिबल विद द मॉलिक्यूलर फार्मूला दिस। अब आपको बता रखा है मैंने, टर्शियरी अमाइन को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, 3 बॉन्ड यहाँ पर फ्री है, टोटल आपके पास 6 कार्बन है, 6 कार्बन को 3 पार्ट में डिवाइड करिए। कैसे डिवाइड करेंगे बताइए? 6 कार्बन को डिवाइड करने के लिए एक तरीका है C1 C1, तो कितने हो गए? 2 कार्बन, और यहां लगा दीजिए 4 कार्बन, हो गया 6। ठीक है, दूसरा और क्या तरीका है? 3 पार्ट में डिवाइड करना है, तो अगर मैं रख लूं इसको C1 रखूं, इसको C2 कर दूं, तो 2 + 1 कितना हो गया? 3, तो इस पे भी क्या आ जाएगा? 3। तो टोटल कितने हो गए? 6 कार्बन हमारे एंगेज हो गए। अब मान लो कि हम लोग अगला ले लें, यहां पर हमने ले लिया C2, यहां पर ले लिया C2, अब 2 + 2 4 हो गया, और 4 + 2 6 हो गया। तो एक ये तरीका हो सकता है। और कोई तरीका आपको समझ में आ रहा है कि हो सकता है? मेरे हिसाब से तो और कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता। 6 को 3 पार्ट में बांटना है, 6 कार्बन को 3 पार्ट में डिवाइड करना है। अगर 3 पार्ट में डिवाइड करना है तो मेरे हिसाब से 1 1 4 1 2 3 एंड 2 2 2 का एक कॉम्बिनेशन ऐसा बन सकता है। अब आपको करना क्या है? इसमें सबसे बड़ी वैल्यू 4 है, इसमें सबसे बड़ी वैल्यू 3 है, इसमें सबसे बड़ी वैल्यू 2 है। ठीक है, सब एक ही है तो कोई भी एक ले लो। 4 से टोटल आइसोमर बनता है 4, 3 से टोटल बनता है 2, और 2 से बनता है टोटल 1। 4 + 2 6 होता है, 6 + 1 कितना होता है? 7 होता है, तो आंसर हमारा 7 होता है। इतना आसानी से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और बिना गलत किए। अब आते हैं, मान ली 2 आइसोमेरिक मोनोक्लोरो डेरिवेटिव आर पॉसिबल फॉर एक्सक्लूडिंग स्टीरियो, क्योंकि हम ऑलरेडी आपको बता रहे हैं बेटा कि ये स्ट्रक्चरल आइसोमर का क्वेश्चन है, तो इसमें स्टीरियो आइसोमेरिज्म यानी कि ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। कह रहा है कि ऐसे कौन सा इसमें से स्ट्रक्चर है जिसमें अगर मैं मोनोक्लोरो डेरिवेटिव निकालूं, मोनोक्लोरो डेरिवेटिव का मतलब एक हाइड्रोजन को हटा करके एक क्लोरीन लगा दूं, तो
ओनली 2 आइसोमेरिक प्रोडक्ट बनेंगे, केवल 2 ही आइसोमेरिक प्रोडक्ट बनेंगे, ऐसा बताना है। तो सबसे पहले एन ब्यूटेन की बात करते हैं। देखिए एन ब्यूटेन का अगर स्ट्रक्चर बनाऊं तो CH3 CH2 CH2 CH3, ये एन ब्यूटेन है बेटा, सब लोग समझ रहे हो। क्या करना है, मोनोक्लोरो डेरिवेटिव। अब मुझे बताओ हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लगाना है, तो अगर मैं यहां किनारे से टर्मिनल एंड से यानी कि एंड से अगर मैं एक हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लगाऊं तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और आगे क्या लगा दूं, क्लोरीन, क्योंकि मोनोक्लोरो डेरिवेटिव है, ये बन जाएगा। अगर मान लो बेटा, अगर मैं यहां का हाइड्रोजन हटा करके क्लोरीन लगाऊं तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड CH3, इसका नाम क्या पड़ेगा, 1 क्लोरो ब्यूटेन। इसका नाम क्या पड़ेगा, 2 क्लोरो ब्यूटेन। अब मुझे बताओ बेटा, यहां का मैंने बता दिया, यहां का बता दिया, अगर आप यहां का हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लगाएंगे तो यही तो मिलेगा 2 क्लोरो ब्यूटेन, और अगर यहां का हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लगाएंगे तो 1 क्लोरो ब्यूटेन ही तो मिलेगा, डिफरेंट तो कुछ मिलना ही नहीं है। तो हमने क्या सीख लिया, हमने ये सीखा कि भैया जब हम एक हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लगाते हैं तो 2 ही हमें प्रोडक्ट मिल पा रहे हैं, जो दोनों एक दूसरे के क्लोरीन की पोजीशन चेंज होने की वजह से पोजिशनल आइसोमर हैं। तो ये दोनों आपस में कौन सा आइसोमर कहलाएंगे, पोजिशनल आइसोमर कहलाएंगे, जो कि किसका एग्जांपल है, स्ट्रक्चरल आइसोमर का या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर का एग्जांपल कहलाएगा, है ना बेटा। तो इसमें यही पूछा जा रहा है कि बताओ टोटल कितने इसमें पॉसिबल हैं, तो इसी वाले से 2 पॉसिबल हैं बस। आइए एक आध और कर लेते हैं। मान लीजिए बेंजीन की बात करते हैं, तो बेंजीन में हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है बेटा, C6H6, मतलब 6 कार्बन 6 ही हाइड्रोजन है। मोनोक्लोरो डेरिवेटिव का मतलब एक हाइड्रोजन हटाइए एक क्लोरीन लगाइए। तो अगर मैंने किसी भी एक हाइड्रोजन को हटा के एक क्लोरीन लगा दिया तो क्लोरोबेंजीन बनेगा, केवल एक प्रोडक्ट बनेगा, 2 प्रोडक्ट नहीं बनेगा। इसी तरह से अगर मैं नियोपेंटेन की बात करूं तो नियोपेंटेन का जो स्ट्रक्चर होता है, हमारे बच्चों को नियो ग्रुप पता है तो वो कभी घबराएंगे नहीं इस बात से, ये होता है नियोपेंटेन। अगर मैं किसी भी एक हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन लगा दूं, सपोज दैट इसको हटा के क्लोरीन लगा दूं, तो चाहे आप किसी भी हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन लगाएंगे यही प्रोडक्ट बनेगा, 2,2 डाई मिथाइल। और यहां पर देख रहे हैं ना, या आप ऐसे कर सकते हैं 1 क्लोरो 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन, ऐसा बोल सकते हैं। तो कुल मिला के आपको सेम ही IUPAC नेम के स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। तो इसका मतलब नियोपेंटेन के एक हाइड्रोजन को हटा के जब एक क्लोरीन आप वहां पर सब्स्टिट्यूट करते हैं यानी कि मोनोक्लोरिनेशन करते हैं तो आपको केवल एक आइसोमेरिक प्रोडक्ट मिलेगा, जबकि क्वेश्चन पूछा गया है कि 2 आइसोमेरिक प्रोडक्ट देने वाले स्ट्रक्चर का नाम बताइए। इसी तरह से 2,2 डाई मिथाइल पेंटेन का भी कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो आंसर विल बी फर्स्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी एल्कीन्स ओनली स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल विद द मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H8। बेटा सबसे पहले C4H8 में आपको निकालना चाहिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, इसीलिए एक सेपरेट वीडियो बहुत प्यारा सा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पे आपको दे दिया गया है, उसको आपने देख भी लिया होगा, समझ भी लिया होगा। नहीं देखा है तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का वीडियो जाकर के अभी प्लेलिस्ट से देखिए, अपने कहां पर पड़ा है, यूट्यूब अपने चैनल पे 7 मिनट्स केमिस्ट्री पे, उसको पहले पढ़ लीजिए, उसकी जरूरत पड़ेगी। जब आप डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालेंगे बेटा तो आ जाएगा आपका यहां पर 1। ठीक है, मुझे कैसे पता, क्योंकि मैं स्मार्ट हूं, मुझे पता है। और कैसे पता है, आप अपना निकाल के आओ, देखो उसमें। ठीक है, अब मुझे एक डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का मतलब ये हुआ कि या तो इसके पास 1 पाई बॉन्ड प्रेजेंट होगा और या तो इसके पास 1 रिंग प्रेजेंट होगी। ठीक है, यही तो इसका मतलब हुआ, क्योंकि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन और क्या रिप्रेजेंट करता है, पाई बॉन्ड और रिंग। क्लियर। अब देखो बेटा, अब मैं स्ट्रक्चर लिखना स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले मैंने लिखा 1 2 3 4, डबल बॉन्ड यहां लगा दिया। दूसरा में लिखा 1 2 3 4, डबल बॉन्ड यहां लगा दिया। ये दोनों कौन से आइसोमर हो गए, ये दोनों देखो, दोनों में चेन की लेंथ इक्वल है लेकिन डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज है। ये ब्यूट 1 इन है, ब्यूट 2 इन है, तो ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, पोजिशनल आइसोमर, पोजिशनल आइसोमर कहलाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद 4 कार्बन की रिंग बनाइए, तो 4 कार्बन की रिंग क्या कहलाएगी,
4 कार्बन की रिंग ऐसे बन जाएगी। आपको बताया था जब किसी ओपन चेन को रिंग में कन्वर्ट करते हैं तो एक पाई बॉन्ड का लॉस हो जाता है। इसके पास एक ही पाई बॉन्ड है, तो जैसे हम उसको रिंग में कन्वर्ट करेंगे पाई बॉन्ड गायब हो जाएगा, गायब हो जाएगा ना। तो पाई बॉन्ड बेटा यहां से गायब, उड़ गया पाई बॉन्ड। तो ये बन गया, तो ये क्या बन गया, साइक्लोब्यूटेन बन गया। तो अब ये टोटल इतने ही तो आइसोमर बन पाएंगे बस। और एक और छोटा सा कर लेते हैं, अगर मैं 4 कार्बन जगह पे 3 कार्बन की रिंग बना लूं तो एक ऐसे मिथाइल ग्रुप अलग निकला रहेगा। तो टोटल 1 2 3 4, तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, हम लोग इसमें स्टीरियो आइसोमर इंक्लूड कर नहीं रहे हैं, क्लियर, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर करते तो इसी वाले ये ज्योमेट्रिकल शो करता तो सीसो ट्रांस शो करता, एक और बढ़ जाता आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिनिमम कार्बन रिक्वायर्ड फॉर द एलिफेटिक सेकेंडरी अमाइन टू शो चेन आइसोमेरिज्म। बहुत बढ़िया बेटा, सेकेंडरी अमाइन का रिप्रेजेंटेशन ऐसे करते हैं। कह रहा है इसके पास मिनिमम कितने कार्बन हो कि ये चेन आइसोमेरिज्म शो करे। अब मुझे आप बताओ, अगर मैं यहां पर एक कार्बन ले लूं CH3, ठीक है, और यहां पर भी एक सॉरी ये क्या है, अच्छा हाँ सेकेंडरी अमाइन ही तो है, सेकेंड, हाँ सेकेंडरी अमाइन। अब मैं ऐसे लिख दूं, क्लियर। अब आप मुझे बताओ बेटा, दोनों में एक एक कार्बन की ही चेन है, कुछ खास फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो अगर मैं इसको लिख दूं CH3 NH CH2 CH3, ठीक है। अगर अब बताओ एक कार्बन अगर इधर लेके आ जाऊं तब भी दो और एक ही रहेगा, कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैं इसको लिख दूं CH3 NH CH2 CH2 CH3, अब इधर 3 कार्बन हो गया ना। अब मैं इस CH3 को उठा के यहां भी लगा सकता हूं, जैसे CH3 NH CH CH3 एंड CH3। तो देखो यहां पर 3 कार्बन की चेन थी, यहां पर हमारे पास टोटल कितने कार्बन की चेन हो गई, ऐसे लोगे तो 2 कार्बन की, ऐसे भी लोगे तो भी 2 ही कार्बन की चेन आई, एक सब्स्टिट्यूएंट में चला जाएगा। तो टोटल कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 कार्बन, तो आंसर हो जाएगा 4 कार्बन। हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर आर पॉसिबल, अब ये वाला तो अभी पीछे करा दिया था, है ना, वही वाला क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिक एल्कीन मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12 which of the following n which all given n hexane on hydrogenation in presence of metal catalyst। वैसे तो आगे करते तो बेहतर होता, पर ठीक है कोई बात नहीं। C6H12 बेटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कार्बन के नंबर से जस्ट डबल है हाइड्रोजन, तो ये एल्कीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 और डबल बॉन्ड यहां लगा दिया, 1 2 3 4 5 6 डबल बॉन्ड यहां लगा दिया, ठीक है, और 1 2 3 4 5 6 डबल बॉन्ड यहां लगा दिया। चलिए सबका नाम लिखते हैं, इसका नाम हो जाएगा हेग्स 1 इन, इसका नाम हो जाएगा 1 2, इसका नाम हो जाएगा हेग्स 2 इन, 1 2 3 1 2 3, तो इसका नाम हो जाएगा हेग्स 3 इन, ठीक है। ये टोटल 3 अपने पास इस तरह के बन गए। और अगर मैं हाइड्रोजनेशन कराऊं, हाइड्रोजनेशन मतलब बेटा क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसका मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब बेटा अगर मैं हाइड्रोजन ऐड कर दूंगा तो देखो एक एग्जांपल दे देता हूं पहले, जैसे मान लो हमारे पास लिखा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अगर मैं ये बॉन्ड ब्रेक करके एक एक हाइड्रोजन दोनों तरफ ऐड कर दूं तो ये बन जाएगा CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अब इसका मतलब ये क्या है, एल्कीन है, और ये क्या है, एल्केन है। इसका मतलब कि एल्कीन में हाइड्रोजन ऐड करके उसको एल्केन में कन्वर्ट कर लिया जाता है। और इन्होंने यही पूछा है कि नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर एल्कीन विच ऑल गिवन n हेक्सेन ऑन हाइड्रोजनेशन इन प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटलिस्ट। अब बेटा अगर मैं इन तीनों का हाइड्रोजनेशन कराऊंगा तो एक प्रॉपर सिंगल चेन एल्केन मिलेगी सब में, है ना, क्योंकि मैंने कहीं ब्रांचिंग नहीं निकाली है। अगर मैं ब्रांचिंग वाली, जैसे इसमें ब्रांचिंग स्ट्रक्चर बना सकता हूं, पर मैं क्यों नहीं बना रहा हूं, क्योंकि मुझे हाइड्रोजनेशन के बाद जो प्रोडक्ट चाहिए वो एन एल्केन चाहिए, नॉर्मल एल्केन चाहिए, यानी कि चेन वाली एल्केन चाहिए, ब्रांच वाली एल्केन नहीं चाहिए। तो अगर बेटा मुझे एन हेक्सेन चाहिए तो मेरे पास यही 3 स्ट्रक्चर हैं जिनका मैं इस्तेमाल करके नॉर्मल हेक्सेन बना सकता हूं, नहीं तो फिर आइसो और नियो बनने लगेगा और वो हमारे क्वेश्चन में डिमांड नहीं है। तो टोटल आपके पास कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर मिले, 3 मिले, ठीक है। और उसने
जाहिर सी बात है, मुझे उम्मीद है कि इसमें स्ट्रक्चरल ही पूछा है, नहीं तो इसमें ज्योमेट्रिकल आ जाता तो फिर ये दोनों ज्योमेट्रिकल भी शो करते, सिस और ट्रांस भी ऐड होता। फिलहाल के लिए नहीं है, तो टोटल कितने हो गए? 3 हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी साइक्लिक स्ट्रक्चरल आइसोमर C5H10। अब C5H10 का मतलब बेटा इस अगेन ये एल्कीन को रिप्रेजेंट करेगा और साथ में साइक्लो एल्केन को रिप्रेजेंट करेगा। तो अब हमें स्ट्रक्चर साइक्लो एल्केन की बनानी है। एल्कीन में डबल बॉन्ड होगा, एक डबल बॉन्ड, और साइक्लो एल्केन में उसी डबल बॉन्ड को खर्च करके उसको रिंग में कन्वर्ट किया जाएगा। तो हमें 5 कार्बन की रिंग बनानी है बेटा। तो 5 कार्बन की रिंग एक हो गई ये, फिर इसको मैं 4 कार्बन की रिंग में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो एक मिथाइल ग्रुप ऐसे बना दे रहा हूं। फिर मैं इसे 3 कार्बन की रिंग में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो 2 कार्बन ऐसे बना दे रहा हूं। 3 कार्बन की ही रिंग में इन 2 कार्बन को मैं ऐसे लगा दे रहा हूं। 3 कार्बन की ही रिंग में मैं 2 कार्बन को ऐसे दूर दूर लगा दे रहा हूं। ठीक है, टोटल देखो इतने आइसोमर पॉसिबल हैं। सब में मैंने 5 कार्बन मेंटेन करके रखा। 5 कार्बन, 4 + 1, 3 + 1 + 1, देखो 3 + 1 + 1, 3 + 1 + 1, सब में 5 कार्बन है। कितनी रिंग बन गई? 1 2 3 4 5। तो टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर की बात आ जाए तो 5 आइसोमर यहां पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है बेटा, आपके लिए काम दे दे रहा हूं, यहां पर सबका IUPAC लिख दीजिएगा बच्चा। ठीक है, सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल फ्रॉम द मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H6O। बताओ बेटा, यहां पर हाइड्रोजन के नंबर क्या है? कार्बन के जस्ट डबल है, इसका मतलब ये एल्डिहाइड एंड कीटोन है। तो आप इसको ऐसे डिवाइड करिए। पहला लिखिए कि भैया ये एल्डिहाइड हो सकता है, और दूसरा लिखिए कि ये क्या हो सकता है? कीटोन हो सकता है। अब दोनों का फंक्शनल ग्रुप लिखिए। एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप CHO होता है और कीटोन का फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड O होता है। डन। टोटल कितने कार्बन है? 3 कार्बन। एक कार्बन तो आपका चला गया कहां पर? फंक्शनल ग्रुप में आपने बलिदान दे दिया, शहीद कर दिया। टोटल 2 कार्बन बचे, 2 कार्बन यहीं पर लिख दीजिए। ठीक है, अब 2 कार्बन से कितने आइसोमर बनते हैं? केवल एक आइसोमर बनेगा, एक आइसोमर। अब बताइए, टोटल 3 कार्बन, एक कार्बन आपने शहीद कर दिया कहां पर? फंक्शनल ग्रुप में। और आपको पता है मॉलिक्यूलर फार्मूला शुड बी सेम इन केस ऑफ ऑल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो बेटा आप क्या करें, 2 कार्बन बचे, 2 कार्बन को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। तो जाहिर सी बात है C1 एंड C1 होगा, और C1 से कितने आइसोमर बनते हैं? 1 बनते हैं। तो यहां से 1, यहां से 1, टोटल 1 + 1 कितना हो गया? 2 हो गया। ये देखिए आपका आंसर आ गया। एंजॉय करो, इतना आसान है। अगला क्वेश्चन है नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल फ्रॉम दिस मॉलिक्यूलर फार्मूला। सबसे पहले पता करो इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या है। इससे आपको पता चलेगा कि इसमें डबल बॉन्ड, इसमें पाई बॉन्ड कितने होंगे या फिर रिंग कितनी होगी, ये पता चलेगा। लेकिन मैं तो स्मार्ट हूं, मैं तो ये सब काम करूंगा नहीं, मेरा तो दूसरा ही तरीका है। मैं क्या बोलूंगा कि मैं ऐसे देख लूंगा कि भाई देखो यार, ये ना इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि ये CnH2n-2 को फॉलो कर रहा है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कार्बन 4 है, 4 का डबल 8 होता है, 8 - 2 6 हो जाएगा। यानी कि ये इस मॉलिक्यूलर जनरल फार्मूला को फॉलो कर रहा है, और जनरल फार्मूला इस वाले को फॉलो करने वाले को हम लोग अल्काइन के नाम से जानते हैं। तो ये या तो अल्काइन है, और या तो फिर ये साइक्लो एल्कीन है, ये मुझे पता चल गया, बस अपना काम हो गया। और अगर एल्काइन है तो 2 पाई बॉन्ड है, तो 2 रिंग भी बन सकती है। तो फिर या तो ये बाईसाइक्लो है, बाईसाइक्लो है, इन्हीं में से कोई है ये। ठीक है, तो इसका मतलब अगर ये एल्काइन है तो इसके पास है क्या? 2 पाई बॉन्ड। तो या तो 2 पाई बॉन्ड होगा, या तो फिर 1 पाई बॉन्ड प्लस 1 रिंग होगी, या फिर इसके पास 2 रिंग होगी। इसके अलावा कोई और कॉम्बिनेशन नहीं आएगा इसका। ये हमने फंडामेंटल समझ लिया। अब कह रहा है नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर, आइए बनाते हैं। 1 2 3 और 4, या आप रहने दो ऐसे बनाने को, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। 3 4, और यहां मैंने ट्रिपल बॉन्ड बना दिया। एक तो ये कंडीशन हो गई, 1 2 3 4, और एक ट्रिपल बॉन्ड यहां बीच में बना दिया। हालांकि स्ट्रक्चर गलत है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन, मतलब लीनियर स्ट्रक्चर बनेगी, लेकिन बस आप थोड़ा कंफ्यूज ना हो, इस वजह से मैंने ऐसा बना दिया है। ठीक है, आप 4 कार्बन को रिंग में कन्वर्ट करेंगे बेटा, 4 कार्बन को रिंग में कन्वर्ट करेंगे तो 4 कार्बन की रिंग बन जाएगी ऐसे, लेकिन ये साइक्लोब्यूटीन बनेगी। ठीक है, एक ये स्ट्रक्चर बन गई। दूसरा स्ट्रक्चर अगर मैं ऐसे बनाऊं, इसको क्लियर इसमें कर दो, तो क्या हो जाएगा? देखो 3 तो रिंग हो गई अपने पास, एक कार्बन बाहर हो गया, और देखो यहां डबल बॉन्ड ऐसे कर दिया। अगला स्ट्रक्चर हमें बनाना हो तो हम ऐसे कर सकते हैं, डबल बॉन्ड यहीं रहने दें,
और एक कार्बन को बाहर रखें। अभी भी देखो 1 रिंग 1 पाई बॉन्ड, 1 रिंग 1 पाई बॉन्ड, 1 रिंग 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड, या तो 2 पाई बॉन्ड या तो 1 पाई 1 रिंग या तो 2 रिंग बनेगी। तो 2 रिंग कैसे बनेगी 4 कार्बन से भाई, देखो ऐसे बनेगी, ये बन गया बाईसाइक्लो। क्लियर बेटा? तो टोटल आपके पास इतने आइसोमर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, इनके अलावा कोई और आइसोमर आपको अलग सा नहीं दिखेगा। तो देख लो, काउंट कर लो इनमें कितने आइसोमर बन सकते हैं, और कुछ और हो सकता है क्या इसमें? नहीं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 दिख रहा है इसमें, तो एक कहीं तो कुछ कम हो रहा है, देखना पड़ेगा। ये जो अपने पास स्ट्रक्चर है बाईसाइक्लो हो गई, स्पाइरो तो नहीं बना सकते ना हम लोग, 1 2 3 4 5 हो जाएगा इसमें, नहीं ये तो नहीं बन सकता है। तो टोटल बेटा इसमें आंसर तो हमारे 1 2 3 4 5 6 ही आ रहे हैं। तो टोटल आंसर कितने होंगे? 6 होंगे। अगर कुछ छूट रहा होगा तो फिर बताना, बाद में देखा जाएगा। वैसे मेरे हिसाब से तो अभी इतना ही होनी चाहिए। हाँ सही है, ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल फ्रॉम मॉलिक्यूलर फार्मूला दिस। अब इसको आप होमवर्क में कर लीजिएगा, क्योंकि अमाइन का केस मैंने आपको समझा दिया है, वही केस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ एस्टर पॉसिबल विद दिस मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो पहले एस्टर का रिप्रेजेंटेशन करिए, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, ये एस्टर है। टोटल कितने कार्बन रखने हैं आपको? 4 कार्बन। एक कार्बन ऑलरेडी आपका शहीद हो चुका है, इन्वॉल्व हो चुका है फंक्शनल ग्रुप में, बचे कितने? 3 कार्बन। 3 कार्बन को हम कितने पार्ट में डिवाइड? 2 पार्ट में डिवाइड करना है, क्योंकि 2 वैलेंसी फ्री है, तो 3 कार्बन को 1 और 2 में ही डिवाइड कर सकते हैं। तो एक तो ये लिख दीजिए CH3, और इधर लिख दीजिए CH2 CH3, एक ये बन गया। ठीक है, दूसरा कैसे करेंगे? फिर से देखिए, C डबल बॉन्ड O लिखा, ऑक्सीजन लिखा, अब इधर CH2 CH3 कर दीजिए, इधर लिख दीजिए CH2 CH3, और इधर लिख दीजिए CH3। यही पॉसिबल है बेटा, है ना? तो ये आपके पास टोटल आइसोमर, यहां से नंबर ऑफ एस्टर पॉसिबल फ्रॉम दिस मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो एक ये हो गया। और क्या कर सकते हैं? इसको भी उधर ही लेके चले जाइए, हाइड्रोजन इधर लेके आ जाइए। तो फिर से C डबल बॉन्ड O और ऐसा, इधर लिख दिया मैंने हाइड्रोजन, और सारे के सारे तीनों कार्बन एक ही साइड लिख दिए, तो CH2 CH2 CH3 लिख दिया। ठीक है, ये अपने पास हो गया। और क्या कर सकते हैं? ये देखो हाइड्रोजन लिखा, इधर ध्यान से देखना, इधर हाइड्रोजन लिखा, इधर हमने वही लिखा C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन, और इधर इधर लिखो CH लिखा, यहाँ नीचे CH3 लिख दिया, यहाँ नीचे आगे CH3 लिख दिया। देखो सब के सब अलग आपको दिख रहे होंगे, है ना? सबका IUPAC डिफरेंट है, और इसका IUPAC कैसे लिखते हैं वो आपको बताया जा चुका है। तो 1 2 3 4 ऐसे टोटल बनते हुए दिखाई दे रहे, और इतना ही फिर इसका पॉसिबल हो पाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, हाउ मेनी स्ट्रक्चर्स ऑफ एल्डिहाइड आर पॉसिबल विद मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H10O। तो जाहिर सी बात है, एल्डिहाइड आपको बता रखा है, एल्डिहाइड का फंक्शन ग्रुप क्या हो जाएगा? CHO। टोटल 5 कार्बन में से एक चला गया फंक्शन ग्रुप, बचा 4, तो यहाँ लिख दो 4, और 4 से कितना बनता है? 4 से अभी कितना बताया था, कैसे याद रखोगे? 4 से 4 बनता है, लेकिन आप कैसे याद रखोगे? C2 से 1, C3 से 2, C4 से 4, तो कितना बनेगा? 4 बनेगा। तो टोटल आंसर कितना आ गया? 4 एल्डिहाइड। तो बेटा थोड़ा थोड़ा कोशिश की गई है कि आपको नंबर ऑफ आइसोमर कैलकुलेट करना आ जाए। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन है, उसको दोबारा से फिर से सॉल्व कर लीजिएगा खुद से, और अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस और सारी करनी है। तो जो कंप्लीट आइसोमर का एक अपने पास हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन रखेंगे, उसमें सब कुछ हम लोग अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर फाइनली अब हो गया कंप्लीट अपना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कन्फर्मर्स या फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में से कोई स्टार्ट कर लेंगे। अगर आपको पर्टिकुलर कोई आइसोमर पहले पढ़ना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम वो वाला स्टार्ट कर लेंगे। बाकी ये रही अपनी बहुत शानदार प्यारी सी बुकलेट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जो कि सिर्फ और सिर्फ 65 रुपीज की आपके लिए है, और इसमें टोटल 51 इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन, उनके मैकेनिज्म, सिमिलर एग्जाम्पल की प्रैक्टिस के साथ, और PYQ जो भी नेम रिएक्शन पर बेस्ड हैं, ऐसे 51 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और 101 इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएजेंट का ही गेम है बेटा, वो सब इसमें लिखे हुए हैं, है ना? तो ये बुकलेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। रिएजेंट के लिए आपको अलग अलग जगह भटकना नहीं पड़ेगा, सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सारे रिड्यूसिंग एजेंट, सारे डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रोहेलोजिनेटिंग एजेंट, डिहाइड्रोजिनेटिंग एजेंट, ऐसे, या फिर डिहेलोजिनेटिंग एजेंट, ऐसे जितने भी एजेंट हो सकते हैं, सारे रिएजेंट इसमें लिखे हुए हैं। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप आसानी से ये बुकलेट ग्रैब कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रांग बना सकते हैं।
तो बच्चों ये वीडियो अपने तमाम दोस्तों तक जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्ट्रगल कर रहे हैं उन को आपको शेयर जरूर करना है, ये आपकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो। थोड़ा सा मेरी एक मेरा इंथुजियाज्म बढ़ाने के लिए इतना तो काम कर ही सकते हो आप लोग, है ना। चलिए, बाकी और कोई टॉपिक में प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो तो कमेंट सेक्शन में लिखते रहा करिए। आपके टॉपिक पर भी अलग अलग वीडियो बनाए जाएंगे। कोई छोटा कॉन्सेप्ट ना समझ में आ रहा हो तो अपने 7 मिनट्स कॉन्सेप्ट में हम उसको उस पूरे कॉन्सेप्ट को 5 to 7 मिनट्स में समझाने की कोशिश करेंगे आपके लिए। ऐसे भी वीडियोस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। चलिए बच्चों, वक्त आ गया आपसे विदा लेने का। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और खूब सारी पढ़ाई करिए। बाय बाय बच्चों, जय हिंद।